दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे YouTube चैनल बायो न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो इस चैप्टर के कुछ हिस्से को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जिसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी। पार्ट 1 करके मैंने बनाया हुआ वहाँ अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, और जो लोग देखे हुए हैं तो उनको पता है कि जहाँ से हम लोगों ने टॉपिक को वहाँ पे एंड किया था, अब वो इसी के बाद से हम लोग इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। तो ये है पार्ट 2। जैसे मूवीज़ की कैसे पार्ट आती, पार्ट 1 पार्ट 2, तो इसी तरह ये वीडियो की पार्ट है पार्ट 2। चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वो केमिकल होते हैं, कह सकते हैं कि आप लोग वो हार्मोन होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट इस सब में हेल्प करते हैं। इसलिए इनको प्लांट हार्मोन भी कहा जाता है, फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि इनका डिस्कवरी कैसे हुआ था। इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैव बीन एक्सीडेंटल। ठीक है, इसमें ग्रुप का बात कर रहा है। ठीक है, तो पीजीआर के 2 ग्रुप होते हैं। अब वो दोनों ग्रुप क्या होते हैं वो मैंने बताया हुआ अच्छे से अपनी वीडियो में, आप लोग जाके वहाँ देख लीजिए। अगर नहीं देखे हैं तो, और देखे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को फिर समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जो पर्पस है आप लोग का मेरे चैनल पे आना, मेरे वीडियो देखना, वो पूरा हो पाएगा। एक बढ़िया सा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगा, और जो भी आप लोग का डाउट है ना वो आज क्लियर हो जाएगा। तब आप लोगों को लगे यार बेकार का कोचिंग में इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, जब यहाँ यूट्यूब में फ्री में इतनी अच्छी एजुकेशन मिल जा रही है, तो क्यों कोचिंग में पैसा बर्बाद करना। बस आप लोग करना कि अपने साथ एक एनसीईआरटी बुक रखिए और मेरी वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन when they observed that the calyptiles of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source phototropism। तो सबसे पहले ये शुरू हुआ था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का डिस्कवरी, सबसे पहले शुरू हुआ था चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन के थ्रू। तो उन्होंने जब देखा था कि कैनरी ग्रास जो है उसका जो क्लिप्टाइल है वो ग्रोथ कर रहा है, जिधर लाइट है ना उसकी तरफ वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, तो जिसको कहते हैं हम लोग फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, जिधर लाइट से आ रहा है, लाइट का सोर्स है, उधर की ओर वो ग्रो कर रहा था। ठीक है, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ क्लिप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज्ड द बेंडिंग ऑफ द इंटायर क्लिप्टाइल। इसमें यह कहा गया कि जो टिप है ना क्लिप्टाइल का, वो एक साइट है जिसके उस साइट में सारा रिएक्शन चल रहा है, और उसी की वजह से पूरा इंटायर क्लिप्टाइल जो है वो बेंड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय F.W. वेंट फ्रॉम टिप्स ऑफ क्लिप्टाइल ऑफ ओट सीडली। तो इसमें आ रहा है कि क्लिप्टाइल तो मुड़ रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या है, तो इसमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है F.W. वेंट। ठीक है, तो ये इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने एक प्लांट हार्मोन, जिसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोल सकते हैं, वो इन्होंने आइडेंटिफाइड किया था, जिसका नाम है ऑक्सिन। ठीक है, और ऑक्सिन कहाँ मिला था फर्स्ट टाइम, F.W. वेंट के थ्रू, तो वो मिला था क्लिप्टाइल ओट सीडलिंग का, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेकेने फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग was caused by a fungal growth जिब्रेला फुजिकोरी ई कुरोसावा 1926। अब एक जापानी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जब वो खेत में थे तो उन्होंने देखा कि जो राइस का, चावल का जो प्लांट है, पैडी प्लांट, उसमें फॉल्स सीडलिंग हो रहा है, मीन्स कि झूठा सीडलिंग हो रहा है, रियल में सीडलिंग नहीं है, फुलिश सीडलिंग है, जिसको उन्होंने नाम दिया था बैकने डिजीज, मीन्स कि झूठा सीडलिंग, फुलिश सीडलिंग। वो देखा कि ये क्यों हो रहा है, तो उस प्लांट में एक फंगस लगा हुआ है, उसके थ्रू हो रहा है, और फंगस का नाम था जिब्रेला फुजिकोरी। ठीक है, हाँ, किसने फाइंड आउट किया था, ई कुरोसावा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ई कुरोसावा 1926 रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ symptoms of the disease in rice seedling when they were treated with sterile filtrates of the fungus. The active substances were later identified as gibberellic acid। तो उसमें उन्होंने देखा कि जब जो प्लांट है उसको जब स्ट्राइल फिल्ट्रेट किया गया फंगस का, तो उसमें देखा गया कि उसमें एक बीमारी है भाई, जिसको बैकने डिजीज कहते हैं,
वो एक फंगस के थ्रू हो रहा है जिसमें फुली सीडिंग हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? वो जो केमिकल आइडेंटिफाइड किया गया जो फंगस से जा रहा प्लांट में, जिस वजह से ये बीमारी हो रहा है, वो केमिकल का नाम है जिबरिलिक एसिड। ऑक्सीजन देख लिया, जिबरिलिक देख लिया, अब आगे देखते हैं। Epstein and his co-worker observed that from the internodal segments of tobacco stems, the callus, a mass of undifferentiated cells, proliferated only if, in addition to oxygen, the nutrients medium was supplemented with one of the following: extract of vascular tissue, yeast extract, coconut milk और DNA। तो फिर एक और साइंटिस्ट आते हैं एप स्कूक एंड उनके कोवर्कर। तो उन्होंने देखा कि जब टोबैको स्टेम देखा ना, तो टोबैको स्टेम में देखा कि वहाँ पे एक कैलस बन रहा है। कैलस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। ठीक है, तो अनडिफ्रेंशिएटेड का मतलब हो गया कि उसमें कोई फंक्शन नहीं उसको दिया हुआ है। ठीक है, वो डिवाइड तो हो गया लेकिन उसको कोई फंक्शन नहीं मिल रहा, वो एक गुच्छा बना दिया। ठीक है, तो उस कैलस में देखा कि उस कैलस में लगातार ग्रोथ हो रहा है, लेकिन लगातार ग्रोथ कब हो रहा है? तब जबकि उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला जा रहा है और उन न्यूट्रिएंट मीडियम में एक हार्मोन पाया जा रहा है जो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब डाला गया तो देख रहा है कि उसमें एक कैलस का फॉर्म हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक अलग साइंटिस्ट आता है मिलर एट एल। ठीक है, 1955। तो मिलर एट एल कौन है ये देख लेते हैं। Later identified and crystallized the cytokinin promoting activity substance that they termed kinetin। इन्होंने आइडेंटिफाइड किया था मिलर एट एल जो थे 1955 में। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था अलग केमिकल जिसका नाम था साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इन्होंने आइडेंटिफाइड किया और क्रिस्टलाइज भी किया साइटोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? सेल का जो डिवीजन होता है ना, वो साइटोकाइनेसिस होता है। और उसको जो प्रमोट करा था उस सब्सटेंस का नाम इन्होंने दिया था कैनिटीन। और बेसिकली उसको हम लोग किस फॉर्म में पढ़ते हैं? साइटोकाइनिन। ठीक है, तो साइटो में सेल, काइनिन में डिवीजन। ठीक, ड्यूरिंग मिड 1960 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors: inhibitor B, abscission 2 and dormin. Later, all the 3 were proved to be chemically identified. It was named abscisic acid। तो उसके बाद बोला 1960 में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें फिर देखा गया कि कुछ केमिकल जो है ग्रोथ में पार्ट ले रहे हैं, लेकिन कुछ है जो कि ग्रोथ को रोक भी रहे हैं। ठीक है, जैसे डोरमेंसी ला दे रहे हैं, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है तो ग्रोथ कैसे होगा? फेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ होता है। जैसे कैसे स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा नए नए पत्ते आते हैं, फिर बरसात के और जो पतझड़ का मौसम आता है उसमें सारे पत्ते झड़ जाते हैं। तो उसी तरह देखा कि कुछ केमिकल है भाई जो ग्रोथ को रोक रहा है। तो उसको आइडेंटिफाइड कैसे किया इन लोगों ने? उसको आइडेंटिफाई किया इनहिबिटर्स। तो क्या क्या थे 3 इनहिबिटर्स? इनहिबिटर्स बी एंड एब्सिसन 2 एंड डोरमिन। और ये तीनों को मिला के इन्होंने कहा एब्सिसिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला साइंटिस्ट का नाम आता है H.H. कजन्स। H.H. कजन्स 1910 confirmed the release of a volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas. Later, this volatile substance was identified as ethylene, a gaseous plant growth regulator। अब H.H. कजन्स आते हैं। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक पका हुआ नारंगी रखा हुआ है, एक गुच्छा रखा हुआ है, मान लीजिए 1 दर्जन पका हुआ नारंगी रखा हुआ है, और उसके बगल में कच्चा केला रखा हुआ, बनाना रखा हुआ 1 दर्जन। उसमें से देखा कि कुछ समय जब वो नारंगी, पका हुआ नारंगी कच्चा केला के पास रहा तो उसके इफेक्ट से जो केला था वो भी पक गया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ भी एक केमिकल पाया जा रहा है जो कि गैसियस है, जो कि पके हुए फल से कच्चे फल में जा रहा है और उसको भी पका दे रहा है। उस केमिकल का नाम क्या था? वो गैसियस केमिकल का नाम इन्होंने दिया इथिलीन। ठीक है, तो हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीजन को, जिब्रेलिक को, साइटोकाइनिन, कैनेटीन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, ये सब कैसे फाइंड आउट हुआ। ठीक है, अब एक एक करके इसको पढ़ते हैं और इसका फंक्शन समझते हैं। तो अगला टॉपिक है हम लोग का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो हम लोगों ने देखा समझा, और उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है ये सब देखेंगे। पहला आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फ्रॉम ग्रीक ऑक्सीजन टू ग्रो वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। The term oxygen is applied to the indole 3-acetic acid and to other natural and synthetic compounds having certain growth regulating properties.
They are generally produced by the growing apex of the stems and roots, from where they migrate to the regions of their action. Auxins like IA and indole butyric acid have been isolated from plants, and AA, naphthalene acetic acid, and 2,4-dichlorophenoxyacetic are synthetic auxin. All these auxin have been used extensively in agricultural and horticultural practice. इसमें कहना चाह रहा क्या कि देखिए ऑक्सीजन जो है एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है ग्रोथ। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन जो केमिकल है वो कहाँ से निकाल आइसोलेट किया गया था, ह्यूमन यूरिन से। तो ह्यूमन यूरिन से वो सबसे पहले आइसोलेट किया गया था वो केमिकल, ठीक है। तो फिर उसको क्या किया, अप्लाइड किया गया, ऑक्सीजन जो है वो अप्लाइड किया गया उसको इंडोल 3 एसेटिक एसिड, ठीक है। बेसिकली इंडोल 3 एसेटिक एसिड है ना, उसी को ऑक्सीजन कहा जाता है। और ये किससे आइसोलेट किया था फर्स्ट में, ह्यूमन यूरिन से। तो इसमें देखा गया कि इसमें ग्रोथ रेगुलेटिंग वाला प्रॉपर्टी से ग्रोथ में काम करता है। और ये जो इंडोल एसेटिक एसिड जिसको ऑक्सीजन कह रहे हैं, ये कहाँ बनाया जा रहा, तो ये प्लांट में जो ग्रोइंग एपेक्स होता है ना, स्टेम का ऊपर वाला भाग और रूट का जहाँ ग्रोथ होता है वहाँ हो रहा है। फिर वहाँ से ये अपना वो रीजन में चला जाता है जहाँ इसका एक्शन का जरूरत है, मीन्स जहाँ ग्रोथ का जरूरत है, ठीक है। कहाँ पाएगा ये याद रखेंगे, प्लांट के एपेक्स पार्ट में। फिर उसके बाद वो उस रीजन में माइग्रेट कर जाएगा जहाँ ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कुछ पार्ट है, जैसे हम लोग देखा पहला इंडोल 3 एसेटिक एसिड है, फिर इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, ये सब प्लांट से निकाला गया। फिर उसके बाद NAA है, नेप्थलीन एसेटिक एसिड है। फिर 2,4-डाइक्लोरोफेनोऑक्सी एसेटिक एसिड है। ये क्या है, ये सिंथेटिक ऑक्सीड, ठीक है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये, माने नेचुरल नहीं है। तो ये सब ऑक्सीजन के पार्ट हो गए। और अभी ऑक्सीजन का बहुत माने हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बहुत हाई लेवल पे यूज़ हो रहा है ग्रोथ में, क्योंकि ये ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन द स्टेम कटिंग, an application widely used for plant propagation. Auxin promote flowering, and they help to prevent fruit and leaf drop at early stages but promote the abscission of older mature leaves and fruits. इसमें कह रहा है कि काम क्या होता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जैसे कि कोई अगर प्लांट का स्टेम कटिंग हुआ, उसको स्टेम से काट दिया, तो उसमें रूट ग्रोथ करने का उसमें काम करेगा ऑक्सीजन। फिर पाइनएप्पल जैसे होता है उसमें फ्लावरिंग को प्रमोट करने का काम करेगा ऑक्सीजन। फिर जो नए नए फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, तो जो नए नए फ्रूट्स हैं, लीव्स हैं, फूल, ये सब उनको गिरने से, मीन्स अर्ली स्टेज में उनको गिरने से बचाएगा ऑक्सीजन। और जो ओल्डर हैं उनका एब्सिशन भी प्रमोट करता है। एब्सिशन मीन्स कि उनका झड़ना झड़ना भी ये प्रमोट करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड inhibits the growth of the lateral axillary buds, a phenomenon called apical dominance. Removal of shoot tips, decapitation usually result in the growth of lateral buds. It is widely applied in tea plantation, hedge making. इसमें कह रहा है कि देखिए कुछ कुछ प्लांट होते हैं ना, आप लोगों को दिखता होगा ये सीधा लंबा चला गया, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट दिखता होगा कि वो शॉर्ट हाइट है लेकिन घना है। तो वैसे प्लांट में क्या होता है, जो एपिकल पार्ट होते हैं ना, वो लेटरल पार्ट को ग्रोथ नहीं करने देते, वो सिर्फ अपनी ही ग्रोथ करेंगे, अपना डोमिनेंस फैलाए रखते हैं, तो वो लेटरल पार्ट को ग्रोथ नहीं करने देते, इसीलिए इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। लेकिन क्या है कि अगर कुछ कुछ प्लांट है, जैसे कि आप लोग किसी गार्डन में देखते होंगे, तो माली क्या करता है कि वो प्लांट के ऊपर के पार्ट को काटते रहता है। उससे क्या होता है कि लेटरल पार्ट का ग्रोथ होता है, इससे क्या होता है कि प्लांट जो है ना वो घना हो जाता है, जैसे टी प्लांटेशन में सब होता है, ठीक। चलिए, और जो रिमूव कर रहा है सूट टिप को, उसको कहेंगे डीकैपिटेशन। तो कोई भी पूछेगा डीकैपिटेशन तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सिन ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज। दे वेयर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड 2,4-D, वाइडली यूज्ड टू किल डाइकोटिलेडोनस weeds, does not affect mature monocotyledonous plant. It is used to prepare weed-free lawns by gardeners. Auxin also controls xylem differentiation and helps in cell division. तो ऑक्सिन और क्या क्या करता है, तो अभी देखा ऊपर में क्या क्या करता है। ऑक्सिन क्या है, पार्थेनोकार्पी में भी हेल्प करेगा, फिर हर्बिसाइड में भी इसका यूज होता है। क्यों, क्योंकि डाइकोटिलेडोनस प्लांट जो उनको मारने में ये हेल्प करेगा। मोनोकोटिलेडोनस प्लांट को ये अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन डाइकोटिलेडोनस जो वीड होते हैं
उनको ख़त्म करने में काम करेगा। तो ऑक्सिन हर्बिसाइड की तरह भी काम कर रहा है। तो वीट फ्री लॉन्स बनाने में भी काम करता है, और जाइलम का जो डिफ्रेंसिएशन होता है और सेल डिवीजन उसमें भी हेल्प करेगा ऑक्सिन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हम लोग का दूसरा जिब्रेलिन। ये क्या देखते हैं। जिब्रेलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगी एंड हायर प्लांट्स। एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए मैं अभी फंगी बोला, कहीं कहीं आप लोग को फंजाई भी सुनाई देगा, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन सही होते हैं बायोलॉजी में। फंजाई फंगी दोनों ही प्रोनाउंसिएशन सही है, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है अगर कोई फंजाई बोल रहा है तो। दे आर डिनोटेड एज जिब्रेलिक एसिड 1, 2, 3 and so on. However, gibberellic acid was one of the first gibberellin to be discovered and remains the most intensively studied form. All gibberellic acid are acidic. इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें यह कह रहा है कि जिब्रेलिन जो हम लोग देखते हैं ना, जिब्रेलिक एसिड, तो जिब्रेलिन जो है बहुत सारा 100 से ज़्यादा पाए जा रहे हैं, इसलिए उनको जिब्रेलिन 1, 2, 3 ऐसे करके रिप्रेजेंट किया गया। आज जो सबसे पहला जिब्रेलिन पाया गया ना, उसको कहते हैं जिब्रेलिक एसिड, जो हम लोगों ने पढ़ा था। जो साइंटिस्ट, जापानी साइंटिस्ट है, उन्होंने फाइंड आउट किया। उनका क्या नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन द प्लांट। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस is used to increase the length of grapes stalks. Gibberellin cause fruit like apple to elongate and improve its shape. They also delay senescence. Thus, fruits can be left on tree longer so as to extend the market period. Gibberellin acid 3 is used to speed up the melting process in brewing industry. Sugarcane stores carbohydrate as sugar in their stem. Spraying sugar cane crop with gibberellin increases the length of the stem, thus increasing the yield by as much as 20 टन पर एकड़। इसमें कहना क्या चाह रहा है, जिब्रेलिन का काम बता रहा है। तो जिब्रेलिन सबसे पहले क्या करेगा, प्लांट का जो एक्सिस है ना उसका लेंथ बढ़ाना है तो जिब्रेलिन करेगा। जिसमें कि ग्रेप्स जो अंगूर के स्टॉक होते हैं उनका साइज बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन यूज़ होता है, ठीक। फिर एप्पल है, एप्पल का शेप को बढ़िया करेगा, उसको बड़ा करेगा कौन, जिब्रेलिन करेगा। फिर सेनेसेंस मीन्स जो जल्दी सूख जाते हैं प्लांट उनको डिले करेगा, उनको रोकेगा जिब्रेलिन। फिर जिब्रेलिन को मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में उसमें यूज़ किया जाता है उसको बढ़ाने के लिए। फिर शुगर केन प्लांट में जब जिब्रेलिन बढ़ा दिया जाता है तो उनका शुगर कंटेंट बढ़ जाता है और उनका स्टेम का लेंथ बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जिब्रेलिन हैजन द मैच्योरिटी पीरियड दज लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। इसमें कह रहा है कि जब बच्चा वाला जो कॉनिफर्स होगा ना, जुवेनाइल कॉनिफर्स, जब उसमें जिब्रेलिन डालेंगे तो वो मैच्योरिटी पीरियड बढ़ा देगा, मीन्स तेजी से कर देता है, ठीक है। मतलब कि जो प्लांट है वो जल्दी से बड़ा हो जाएगा तो जल्दी से उसमें सीड आ जाएगा, ठीक है। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विथ रोजेट हैबिट। हाँ, जिब्रेलिन क्या क्या करता है, वो बोल्टिंग को भी बढ़ाता है। बोल्टिंग क्या होता है, बोल्टिंग माने जो इंटरनोड का एलोंगेशन होता है ना, फ्लावरिंग से पहले नोड इंटरनोड पाए जाते हैं, तो इंटरनोड जो होता है उसका एलोंगेशन करेगा जिब्रेलिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा आता है साइटोकाइनिन। Cytokinin have specific effects on cytokinesis and were discovered as kinetin, a modified form of adenine, a purine, from the autoclaved herring sperm DNA. इसमें कह रहा है कि अब तीसरा आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो फाइंड आउट किया गया था ना, वो किया गया था किस फॉर्म में, काइनेटिन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, साइटोकाइनिन जब फाइंड आउट किया गया था उसको किस फॉर्म में फाइंड आउट किया था, काइनेटिन, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट देखा गया था साइटोकाइनेसिस, मीन्स सेल डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और काइनेटिन क्या है, एक एडेनिन जो प्यूरिन होता है जो डीएनए में पाया जाता है उसका मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये स्पर्म के डीएनए से मिला था काइनेटिन, और ये साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। काइनेटिन डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट्स। ये याद रखेंगे, काइनेटिन स्पर्म डीएनए से मिला था, वो प्लांट में नेचुरली ऑकर नहीं होता, इसलिए अगर साइटोकाइनिन जो काइनेटिन किसी प्लांट में अप्लाई कर रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल कर रहे हैं, याद रखिएगा। सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस with cytokinin like activity led to the isolation of G18 from corn kernels and coconut bill। तो इसमें क्या है
कि एक सब्सटेंस को ढूंढा कि जो नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस ढूंढा जिसमें साइटोकाइनिन जैसा मिसकाइनेटिन जैसा फंक्शन देखा गया एक्टिविटी। तो उसमें क्या फाइंड आउट हुआ नेचुरल में G18। काइनेटिन नेचुरल नहीं है, वो स्पर्म में पाया जाएगा, G18 वो नेचुरल पाया गया। ठीक है। Since the discovery of G18, several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. Natural cytokinins are synthesized in regions where rapid cell division occurs, for example, root apex, developing shoot buds, young fruits, etc. तो इसमें यह क्या कि जब G18 फाइंड आउट किया, फिर धीरे धीरे और भी केमिकल फाइंड आउट किए गए जो कि नेचुरल ऑकरिंग थे। तो ढेर सारे नेचुरल ऑकरिंग साइटोकाइनिन मिले। ठीक है। तो सबसे पहला कौन था? काइनेटिन। काइनेटिन एक साइटोकाइनिन है, लेकिन वो स्पर्म डीएनए से मिला। अब G18 जो कि नेचुरल ऑकरिंग है, और फिर धीरे धीरे और भी सारे मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, lateral shoot growth, adventitious shoot formation. Cytokinin helps overcome the apical dominance. They promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf season. ठीक, तो साइटोकाइनिन का क्या हेल्प है? जैसे क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ाना लिप्स में, उसमें हेल्प करेगा। फिर सूट ग्रोथ करना है लेटरल वाला, उसमें हेल्प करेगा। एडवेंटेशियस सूट का बनाना है, उसमें हेल्प करेगा। फिर एपिकल डोमिनेंस से ओवरकम होना। एपिकल डोमिनेंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या होता है। तो एपिकल डोमिनेंस में अगर ओवरकम आना है तो उसमें साइटोकाइनिन हेल्प करेगा। और न्यूट्रिएंट का जो मोबिलाइजेशन होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट, ताकि सेनेसेंस को रोका जा सके, उसमें साइटोकाइनिन हेल्प करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग लाइन बाय लाइन आप लोग को समझ में आ रहा होगा और डाउट क्लियर होगा। देखिए, एक बार में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता। आप चाहोगे कि एक बार वीडियो देखो या एक बार एनसीईआरटी पढ़ो और आप लोग पूरा बायोलॉजी याद हो जाए, ये नहीं होता। कोई भी टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ोगे ना, तब जाके उसको अच्छे से समझ में आएगा और उसका आप अपना लॉजिक लगा सकोगे। अच्छा ये ऐसा है, क्योंकि एक बार पढ़ा समझ में, अच्छा ठीक ठीक। फिर दूसरा बार जब पढ़ा तब समझ में, अच्छा ऐसा है। फिर तीसरे बार में जब चौथे बार में पढ़ो तब आपको क्लियर कट समझ आएगा, अच्छा ऐसा क्यों है। ठीक है, क्यों है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो बना के लाऊं। अभी मैं 11 की ला रहा हूँ, उसके बाद मैं 12 की लाऊंगा, फिर ग्रेजुएशन पे भी बनाऊँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बॉटनी ऑनर्स है। तो मैं ग्रेजुएशन में भी वीडियो बनाऊंगा और ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, ताकि सारी डाउट क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को सही में अच्छा लग रहा है और आप लोग चाहते हो कि मैं इसी तरह वीडियो बना के लाते रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मेरा टारगेट है कि मैं फरवरी महीने तक 1000 सब्सक्राइबर कर लूँगा। और ये टारगेट कैसे पूरा होगा मैं नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप लोग हेल्प कीजिएगा। अब मुझे भरोसा है कि आप लोग ज़रूर हेल्प कीजिएगा। अब मैं काफ़ी सिंपल बंदा हूँ यार, मैं सही से बोल भी नहीं पाता, तो जो मैं करना चाह रहा हूँ उसमें मेरा हेल्प कीजिए आप लोग। चलिए पढ़ाई में आते हैं, बहुत बातचीत हो गई। इथिलीन। इथिलीन इज अ सिंपल गैसियस पीजार। इथिलीन तो हम लोग देखे थे कैसे पका हुआ नारंगी कच्चा केला को पका दिया, वो क्या था वहाँ पे? इथिलीन। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड रिपनिंग फ्रूट्स। Influences of ethylene on plants include horizontal growth of seedlings, swelling of the axis, and apical hook formation in dicot seedling. इसमें कह रहा है कि होता क्या है इथिलीन का काम। तो देखिए इथिलीन बनेगा कहाँ? तो इथिलीन सिंथेसाइज होगा लार्ज अमाउंट में। कहाँ? ऐसे टिश्यू में, ऐसा प्लांट का पार्ट में जिसमें सेनेसेंस होने वाला, जो कि अब मुरझाने वाला, मरने वाला, या फिर जो पका हुआ है, जो ऑरेंज वाला में देखा, तो उसमें इथिलीन बनेगा। और वो क्या करेगा? तो वो इथिलीन क्या करेगा वो देखते हैं। तो जैसे कि ये अगर सीडलिंग हो रहा है उसका हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करना है तो वो इथिलीन करेगा। एक्सिस जो है उनका जो स्वेलिंग हो रहा है, फूलना हो रहा है, वो इथिलीन करेगा। फिर डाइकॉट सीडलिंग में जो एपिकल हुक फॉर्मेशन हो रहा है वो इथिलीन करेगा। और इथिलीन क्या करेगा? तो वो सेनेसेंस और एब्सिशन जो हो रहा है प्लांट ऑर्गन उनको प्रमोट करेगा। देखिए सेनेसेंस और एब्सिशन कोई गलत चीज़ नहीं है। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता प्लांट के लिए, जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाए या पानी नहीं हो, तो उस समय सेनेसेंस और एब्सिशन होता है। प्लांट के ग्रोथ को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, तो प्लांट को बचाने के लिए ही बेसिकली किया जाता है, तो वो ख़राब चीज़ नहीं है। तो इथिलीन क्या करेगा? सेनेसेंस और एब्सिशन को प्रमोट करेगा कुछ समय के लिए। फिर उसमें ग्रोथ जैसे फेवरेबल कंडीशन होगा तो फिर ऑक्सीजन जिबरेलिन साइटोकाइनिन आएगा, फिर ग्रोथ चालू हो जाएगा। ठीक है। Ethylene is highly effective in fruit ripening. It enhances the respiration rate during ripening of the fruits.
दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। अब एक टर्म आता है रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। अब ये रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक क्या है? तो कोई भी फ्रूट जब पकता है ना, जो इथिलीन जो उसको पका रहा है, कोई भी फ्रूट को, जो आप लोग के घर में देखते हैं कोई भी कच्चा रखा वो पक जा रहा है, तो जो पक रहा है ना, तो क्यों पक रहा है ये समझिए। क्योंकि उसके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस को इथिलीन क्या करेगा, फास्ट कर देगा। और वो फास्ट होने के कारण वो जो फ्रूट है वो पकने लगता है, और जो ये रेट बढ़ाता है इसी को कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Ethylene breaks seed and bud dormancy, initiate germination in peanut seeds, sprouting of potato tubers. Ethylene promotes rapid internode petiole elongation in deep water rice plants. It helps leaves upper parts of the shoot to remain above water. Ethylene also promotes root growth and root hair formation, thus helping the plant to increase their absorption surface. तो इसमें काम क्या है, देखिए इथिलीन का भी देखा ऊपर क्या क्या काम है। और इथिलीन जैसे सीड और बड का डॉर्मेंसी को तोड़ेगा, जैसे कोई स्टेज में चला गया रेस्टिंग पीरियड में, अब फिर से ग्रोथ होना है, उसको पकाना है, तो वो डॉर्मेंसी को तोड़ेगा। जर्मिनेशन को हेल्प करता है, उसको बढ़ाता है, जल्दी जल्दी सीड प्लांट मिट्टी में जहाँ प्लांट निकले तो उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। फिर पोटैटो ट्यूबर्स में स्प्राउटिंग करेगा। फिर इंटरनोड और पेट्योल का एलोंगेशन करेगा, उसको बढ़ाता है। फिर क्या करेगा, जो अपर पार्ट होता है रूट का उसको हेल्प करता है ग्रोथ करने में। ठीक है, और फिर रूट हेयर और रूट का भी ग्रोथ में हेल्प करेगा, और उसका जो एब्जॉर्प्शन एरिया उसको भी इंक्रीज करने का कोशिश करता है इथिलीन। ठीक है, उसको भी हेल्प करता है। इथिलीन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल्स। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो। Since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. The most widely used compound as source of ethylene is ethifone. Ethifone is in an aqueous solution, is readily absorbed and transported within the plant and releases ethylene slowly. Ethifone has an fruit ripening in tomato and apples and accelerate abscission in flowers and fruits. It promotes female flower in cucumbers. ठीक है, बहुत सारा यूज है, तो एक एक करके देखते हैं। तो जैसे अभी तक पढ़ा, तो इथिलीन का और भी काम है, जैसे कि फ्लावरिंग को इनिशिएट करना। फिर पाइनएप्पल में जो फ्रूट सेट बनता है उसको सिंक्रोनाइज करना। फिर मैंगो में जो हम लोग देखते हैं कि मार्च अप्रैल में फूल आने लगते हैं, फिर धीरे धीरे टिकोला छोटा छोटा आम वो सब आने लगते हैं, उसको इथिलीन की वजह से वो होता है। ये भी ध्यान रहेगा आप लोग आसपास, देखिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना प्लांट के बारे में, तो आसपास के जितने पेड़ पौधे हैं उसमें ध्यान दीजिएगा उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो इथिलीन का बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होने के कारण इसको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। कौन है? इथिलीन। तो इथिलीन जिस फॉर्म में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ना वो है एथीफोन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको VVI करके आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा अपने NCERT बुक में। तो एथीफोन को लिक्विड सॉल्यूशन में मिट्टी में डाल दिया जाता है, वो उसको रूट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, और वो जाके जिस जिस पार्ट में ज़रूरत है ग्रोथ का उसमें जाके वो अपना एक्टिविटी दिखाएगा। ठीक है, चलिए और क्या है कि कुछ में वो एब्सिशन को भी हेल्प करता है फ्रूट्स का, फ्लावर्स का। कुछ में वो फ्रूट को पकाने में जल्दी मत कर, जैसे टमाटो, एप्पल। ठीक है, और क्यूकम्बर वाले इसमें क्या करेगा, वो फीमेल फ्लावर का ग्रोथ करेगा। चलिए अब आता है एब्सिसिक एसिड। एज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी, but like other plant growth regulators, it also has other wide-ranging effects on plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. Abscisic acid inhibits seed germination. तो देखिए जैसा कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि एब्सिसिक एसिड का काम होता है एब्सिशन और डॉर्मेंसी को प्रमोट करना, तो बेसिकली ये इनहिबिटर का काम करता है। ठीक है, तो इसका प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में वाइड रेंज का इफेक्ट देखा गया, जैसे कि ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर का काम करेगा, प्लांट का ग्रोथ रोकेगा, एब्सिशन करेगा, डॉर्मेंसी करेगा, फिर प्लांट मेटाबॉलिज्म को रोकेगा, सीड जर्मिनेशन को रोकेगा, फिर स्टोमेटा का जो क्लोज होता है उसको स्टिमुलेट करेगा, उसको इंक्रीज करके स्टोमेटा क्लोज रहे, प्लांट को कोई टेंशन नहीं हो। फिर प्लांट में जो वेरियस काइंड का स्ट्रेसेस होता है ना, उसको जो टॉलरेंट करने का प्लांट का क्षमता होता है कि स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का, उसको इंक्रीज करेगा एब्सिसिक एसिड।
इसीलिए एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस करने का जो कैपेबिलिटी होता है प्लांट को उसको इंक्रीज करता है। तो कहीं भी क्वेश्चन आए कि स्ट्रेस हार्मोन क्या होता है, वो होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, सीड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, आपका मैच्योरेशन और डोर्मेंसी में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये कब करेगा, बेसिकली ये देखिए जितना भी ये हेल्प कर रहा है, लग रहा है निगेटिव काम कर रहा है, लेकिन ये तब करेगा जब प्लांट के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है ग्रोथ के लिए, उसके लिए सही नहीं है, तो वो तभी एब्सिसिक एसिड का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए, तो ज़्यादातर सिचुएशन में एब्सिसिक एसिड जो है वो एंटागोनिस्टिक है जिब्रेलिन एसिड, जो जिब्रेलिन एसिड जो काम कर रहा है उसका जस्ट उल्टा एब्सिसिक एसिड कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है प्लांट के लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Similarly, there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect that event. Example, dormancy in seeds, buds, abscission, senescence, apical dominance etc. इसमें कह रहा है कि जो प्लांट होता है ना उसका लाइफ में बहुत सारा ऐसा इवेंट होता है जहाँ एक से ज़्यादा पीजीआर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का इफेक्ट को। ठीक है, जैसे अगर डोर्मेंसी कहीं हो रहा है तो सेम टाइम में ग्रोथ भी होगा, जैसे न्यू पार्ट का ग्रोथ है तो ओल्डर पार्ट का सेनेसेंस हो रहा है। ठीक है, रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल along with the genomic control and extensive factor they play an important role in the plant growth and development. इसमें कह रहा है कि जो पीजीआर होते हैं ना ये इंटेंसिक कंट्रोल करते हैं अंदर से प्लांट को, और जेनेटिक कंट्रोल भी प्लांट का अपना होता है, एक्सटेंसिव फैक्टर भी होता है। ठीक है, और एक्सटेंसिव फैक्टर में क्या आएगा, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, ये सब आ जाएगा। ठीक है, और प्लांट को रेगुलेटर क्या रहेंगे, इंट्रिंसिक कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फोटो पीरियोडिज्म, ये क्या होता है ये देख लेते हैं। It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering. It is also seen that such plants are able to measure duration of exposure to light. For example, some plants require the exposure to light for a period exceeding a well-defined critical duration, while others must be exposed to light for a period less than this critical duration before the flowering is initiated in them. The former group of plants are called long day plant, while the later ones are termed as short day plants. देखिए अब क्या है, कुछ टर्म आता है फोटो पीरियोडिज्म का मतलब कि जो प्लांट जो लाइट में जितना दे रहे हैं, जितना पीरियड में, फोटो मीन्स लाइट और पीरियड मीन्स समय, तो जितना देर का समय के लिए लाइट में रहता है ना प्लांट अपने ग्रोथ के लिए, उसी को कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। इसमें 3 तरह के प्लांट आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। तो ऐसे प्लांट जिनको अपना फ्लावरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए सनलाइट में ज़्यादा समय रहना पड़ता है, एक क्रिटिकल टाइम रहता है कि हाँ 1 घंटा है, जिस प्लांट को अपना क्रिटिकल टाइम से ज़्यादा रहना पड़ रहा है उसको कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और जो प्लांट जो कि क्रिटिकल टाइम से भी कम समय के लिए लाइट में रहता है, उतना में ग्रोथ कर जाता है, वो होता है शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, और ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिनमें कि लाइट का एक्सपोजर कुछ माने कि उतना इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, उनका जो प्लांट का जो फ्लावरिंग होता है वो रात के अंधेरे में भी होता है, तो वो क्या होता है, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग डायग्राम देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, ये है लॉन्ग डे प्लांट, ये है शॉर्ट डे प्लांट, और ये है डे न्यूट्रल प्लांट। It can be said that flowering in certain plants depend not only on a combination of light and dark exposure but also their relative duration. This response of a plant to periods of day and night is termed photoperiodism. अभी मैंने बदला था, जो प्लांट जितने देर लाइट और अंधेरे में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, फोटोपीरियोडिज्म। और ये कहाँ होगा, तो ये होगा लीव्स में। ठीक है, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। अब आता है अगला, वर्नलाइजेशन। ये क्या होता है ये देखते हैं। There are plants for which flowering is either quantitatively or qualitatively dependent on exposure to low temperature. This phenomenon is termed as vernalization. Vernalization refers especially to promotion of flowering by a period of low temperature. बेसिकली क्या है, देखिए कुछ प्लांट का लाइट पे हो गया, अब वैसे ही प्लांट जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड है। ठीक है, तो वो टेम्परेचर में मीन्स आइदर क्वांटिटेटिवली या क्वालिटी, मीन्स कि इतना क्वालिटी का टेम्परेचर चाहिए 20 डिग्री, या क्वांटिटेटिव में अपना रहेंगे। ठीक है, लो टेम्परेचर में। तो जो ऐसे प्लांट जो कि क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली
डिपेंड करते हैं लो टेम्परेचर पे, उनको कहेंगे वर्नलाइजेशन। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड मतलब वर्नलाइजेशन। और वर्नलाइजेशन जो अच्छा माना जाता है वो लो टेम्परेचर ही माना जाता है। ठीक है, इट प्रिवेंट प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन एंड एनेबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। तो ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन जो होता है रिप्रोडक्टिव उसको धीरे कर देगा, रोक देगा, और प्लांट को इतना समय देगा कि भाई तुम आराम से मैच्योर करो। ठीक है, वर्नलाइजेशन किस में दिखता है, तो जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं जो कि मोनोकार्पिक होते हैं उन्हीं में वर्नलाइजेशन दिख रहा है। अब बेसिकली ये सब जो लाइन मैं स्किप करते जाऊँ इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बेसिकली जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सीड डोरमेंसी। देयर आर सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट इवन when external conditions are favorable. Such seeds are understood to be undergoing a period of dormancy, which is controlled not by external environment but are under endogenous control or condition within the seed itself. Impermeable and hard seed coat, presence of chemical inhibitors such as abscisic acid, phenolic acid, para-ascorbic acid, and immature embryos are some of the reason which causes seed dormancy. अब seed dormancy क्या है, तो seed dormancy का मतलब है बेसिकली कि कोई भी सीड है ना तो उसमें डोरमेंसी होता है, अनफेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन आता है फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा, वो उसमें कोई इफेक्ट हो ही नहीं रहा कि मिट्टी में गाड़ दिए भाई, प्लांट दे ग्रोथ दे दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन फिर भी कोई ग्रोथ नहीं है। तो वो ग्रोथ क्यों नहीं है, तो उनके अंदर का जो केमिकल है वो एब्सिसिक एसिड कुछ ज़्यादा ही है कि फेवरेबल कंडीशन होने पे भी उसमें ग्रोथ नहीं है, या फिर जेनेटिक कंडीशन भी हो सकता है, या सीड का कोड ज़्यादा हार्ड है कि इसमें वाटर नहीं जा पा रहा, या वो बाहर कुछ नहीं आ पा रहा। तो इस कारण से क्या है कि सीड डोरमेंसी होता है। ठीक है, और एम्ब्रायो भी डब माने कि बढ़िया नहीं है तो उसके कारण भी होता है। दिस डोरमेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू नेचुरल मीन्स and various other man-made measures. For example, the seed coat barrier in some seed can be broken by mechanism abrasion using knives, sandpaper, etc. or vigorous shaking. In nature, these abrasions are caused by microbial action and passage through digestive tract of animal. तो इसमें कह रहा है कि सीड डोरमेंसी कैसे होता है। सीड डोरमेंसी जो है ना उसको कुछ नेचुरल मीना कुछ मैनमेड तरीका भी है, उसके थ्रू ओवरकम उससे ऊपर आया जा सकता है। जैसे कि मैनमेड तरीका, जैसे कि उसको कोई आप सैंड पेपर से रगड़ दिए या नाइफ से उसका सीड का जो ऊपर का बैरियर है सीड कोट उसको तोड़ दिए तो उससे ग्रोथ होने लगा, या फिर कोई माइक्रोबियल एक्शन है या किसी एनिमल के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होके जा रहा है तो उसमें उसका सीड कोट टूट गया, अब बाहर आया बाद में स्टूल के थ्रू तो उसमें ग्रोथ हो गया। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द सीड्स to chilling condition or by application of certain chemicals like gibberellic acid and nitrate. Changing the environmental conditions such as light and temperature are other method to overcome seed dormancy. तो मैनमेड तो देख लिया, अब और क्या क्या तरीका, तो जैसे कि अगर सीड डोरमेंसी हो रहा है ना तो उसमें अगर जीनोमिक है मीन्स उसमें केमिकल के थ्रू हो रहा है तो उसको चिलिंग कंडीशन में उसको कहीं फ्रीजर में रख दिया जाएगा, या फिर उसमें जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट का अप्लाई किया जाएगा तो सीड डोरमेंसी ख़त्म हो जाएगा। और अगर उसका एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज किया जाए जैसे कि लाइट टेम्परेचर तो उससे भी सीड डोरमेंसी ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आता है समरी। अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इसके बाद आएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो मतलब समझो कि सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए अब मैं अब विदा लेना चाहूँगा। अब जो हम लोग का चैप्टर 16 है उसके साथ मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों से मिलूँगा। तब तक के आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ आप लोगों को पसंद आ रहा हो, और कुछ भी अगर गड़बड़ी है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने हो गए मैंने कभी 25 से 26 वीडियो डाल दिया और देख रहा हूँ कि यार सब्सक्राइबर उतने बढ़ नहीं है, तो यार कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को कोचिंग के पैसे बचे, फ्री में एजुकेशन मिल जाए। लाइन बाय लाइन मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कहता कि मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, पूरे इंडिया का बेस्ट हूँ। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ एटलीस्ट मैं बढ़िया एजुकेशन तो दे रहा हूँ ना, आप इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी चैनल मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको ज़रूरत है उनमें शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।